हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हो तुम? हिस्ट्री में बच्चों। हिस्ट्री में हमारा क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री में प्राचीन भारत। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हमारा क्या चल रहा है मेरे बच्चों? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का इतिहास में बच्चों। दक्षिण भारत का इतिहास में बच्चों। इस दक्षिण भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं मेरे बच्चों। एक संगम वंश और एक जो है कौन सा मेरे बच्चों? हाँ, दक्षिण भारत के अन्य वंश में। ये तो मैंने करवा दिया था ना तुम्हें। हाँ जी। तो संगम यहां तक क्लियर मेरे बच्चों? इसका मेरे बच्चों हमने एक डायग्राम से समझा था। डायग्राम जो बनाया था तो हमने दक्षिण भारत अगर मैं बनाऊं ये दक्षिण भारत बन गया ना। चलो तो इसको ध्यान से तुम्हें देखना है और ध्यान से जितना तुम इसमें नाम थोड़े से अटपटे नाम हैं और थोड़ा सा उनसे जो बातें पूछी जाती है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो जो है मेरे बच्चों ये दक्षिण भारत है। यहाँ हमने पहले जो पढ़ा था वर्धन वंश हम पढ़ के आए थे तो मैंने जिक्र किया था यहाँ नदी पड़ती है कौन सी मेरे बच्चों? नर्मदा नदी। क्यों जिक्र आया था नर्मदा नदी का? कि हमें वर्धन वंश समाप्त करके आए हैं फिर दक्षिण भारत में आए हैं। जैसे वर्धन वंश का तुमने सोचा, जैसे वर्धन वंश में कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में तो पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अब वो दक्षिण भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने जा रहा था। तो वहां तुम्हें जैसे मैंने बताया भी वो नर्मदा नदी पे जैसे ही पहुंचता है दक्षिण भारत पे वहां तो कोई ना कोई राजा ही रहा होगा। तो वहां अगर बात करें मेरे बच्चों इसी नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। तो कौन सा होता है मेरे बच्चों? किन किन के बीच में होता है ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। नर्मदा नदी के किनारे किन किन के बीच में युद्ध होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय में बच्चों सेकंड इन्हीं के बीच में युद्ध होता है। और जो पुलकेशियन द्वितीय है किसको हरा देता है मेरे बच्चों? किसको हराता है? हर्षवर्धन को हरा देता है। और कहते हैं भी हमें बाण भट्ट की जो है पुस्तक है हर्षचरित वो हमें ये बताती है। उस पुस्तक में लिखा है भी हर्षवर्धन ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, वो कभी भी नहीं आ रहा था। परंतु हमें एक ऐसा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख हमें ये जानकारी देता है भी वो पुलकेशियन द्वितीय के साथ जो नर्मदा नदी के किनारे जो संघर्ष हुआ था उसमें हार गया था। ये हमें कौन बताता भी? हाँ जी, कौन बताता है? ए होल मेरे बच्चों अभिलेख। ए होल है अभिलेख। ए होल अभिलेख हमें जानकारी देता है किसके बारे में? हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जो संघर्ष हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। उसके बारे में जानकारी हमें कौन बताता है? ए होल अभिलेख देता है और वो ये कहता है भी हर्षवर्धन वो लड़ाई हार गया था। और इसी पुलकेशियन द्वितीय अगर आगे हम पढ़ेंगे इसी का हम जिक्र करेंगे। दक्षिण भारत में जो राजा आएगा नरसिंहवर्मन प्रथम जो इसी पुलकेशियन द्वितीय को हराएगा और वो जो है आगे जो है किस वंश की नींव रखेगा? कौन से वंश की नींव रखेगा? पल्लव वंश जो है आएगा। तो वहां उसका हम जिक्र करेंगे। ये मैंने इसलिए तुम्हें अभी बताया है भी आगे आए तो तुम्हें वो ध्यान रहे भी पुलकेशियन द्वितीय जिसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों इसी के साथ जो है हमारा दक्षिण भारत शुरू होता है जिसमें हमने पढ़ा था भी चेर वाला एरिया था वो ये केरल वाला क्षेत्र था। चेर
इसमें है संगम वंश पढ़ेंगे पहले, जिसमें चेर है वो यहाँ है और चोल जो है मेरे बच्चों यहाँ है, चोल। संगम में 3 लिखवाए नहीं है ना मैंने तभी तो तुम्हें, चल ये मैंने उस दिन तो बता दिया था, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ तुमसे, चलो तुम्हें याद रह जाएगा। यहाँ लिख लो पहले, संगम वंश में कौन कौन हुए हैं? चेर वंश हुआ है, चोल वंश हुआ है, ये मैंने उस दिन बता दिए थे, आज मैं यहाँ लिख देती हूँ, पांडे वंश हुआ है। ये 3 वंश पढ़ेंगे मेरे बच्चों, किसमें? संगम वंश में। किसमें पढ़ेंगे? संगम वंश में, चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। क्लियर मेरे बच्चों? चलो दक्षिण भारत के कोई बात नहीं, पहले हम इनका जिक्र कर लेते हैं, उनके बाद में अन्यों का नाम है लिख लेंगे। यहां तक क्लियर है? और जो है मेरे बच्चों, ये जो अगर पांडे का जिक्र करें तो पांडे मेरे बच्चों तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुए, पांडे वंश, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और संगम जो मेरे बच्चों, एक संगम अगर बात करें संगम की, ये क्लियर है? यहां तक भी ये ध्यान रखना तुम्हें। इनमें तुम्हारा जो है ये वंश हम पढ़ेंगे भी, इसके संस्थापक पढ़ेंगे, सिया वर्मा हुए हैं, फिर सिया विष्णु हुए हैं, महेंद्र बर्मन हुए हैं, नरसिंह बर्मन हुए, वो हम लिख लेंगे। उनमें एक एक 2 बातें हैं वो हम लिख लेंगे। पहले तुम समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों, यहाँ जो हुए हैं तो ये संगम वंश, मैंने उस दिन तुम्हें बताया ये एक संगम है। किसका शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। संगम जो है किसका शब्द है मेरे बच्चों? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम का मतलब होता है, अर्थ होता है मेरे बच्चों सभा। संगम का जो मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है, वो क्या होता है? सभा मेरे बच्चों। क्या होता है? सभा। संगम क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग जो अर्थ क्या है? सभा मेरे बच्चों। तो सभा मेरे बच्चों कई लोगों की होती होगी, अरे सभा कई लोगों की होती है। संगम का मैंने तुम्हें बताया था भी कई कवियों का सम्मेलन रहा था, और जो है इन्हीं वंश के जो राजा, उसमें सबसे ज्यादा उभर के आएगा वो पांडे वंश आएगा। इसी पांडे वंश के कवियों ने, तो यहाँ कहते हैं भी पांडे वंश के जो राजा थे वो 197 राजा थे। इतने राजाओं ने मिलकर, इतने राजाओं ने, इतिहास कहता है भी लगभग यहाँ इसी सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम? संगम के सम्मेलन। एक सम्मेलन है मेरे बच्चों, उसको वंश का नाम दिया गया। मैंने कहा भी इतिहासकारों को जैसे जैसे समझ में आया उन्होंने नाम देते गए। तो ये एक सम्मेलन था, और वो सम्मेलन करवाया किसने था? पांडे वंश के राजाओं ने करवाया। उसमें कहते हैं भी पांडे वंश के जो राजा थे वो 197 राजा थे, 197 राजा थे। और है लगभग यहाँ इसी वंश में जो कवि इकट्ठे हुए थे वो 10,000 कवि इकट्ठे हुए थे। 10,000 है कवि मेरे बच्चों, कवि 10,000 है, कवियों का एक सम्मेलन था। ये वंश जो है संगम वंश जो है 10,000 कवि और जो है पांडे राजाओं ने करवाया था। उसमें जो राजा जो थे वो 197 थे। तो उन्होंने एक सम्मेलन करवाया, कौन सा संगम है? सम्मेलन। और इसी सम्मेलन से मैंने उस दिन तुम्हें बताया था भी क्या उभर के आता है, किसकी रचना होती है? तमिल साहित्य की रचना होती है। किसी की मेरे बच्चों? तमिल साहित्य की। और संगम वंश का जो है, अगर तुम्हें टाइम पीरियड की बात करें तो उस दिन मैंने बता दिया था ये 100 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक रहा था। ये इसका संगम वंश का टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछ ले, नहीं पूछता वैसे तो, ईस्वी से लेके ये 300 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा था संगम वंश का। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो मेरे बच्चों ये कहते हैं भी जो संगम क्या है? ये एक कवि सम्मेलन है। क्या मेरे बच्चों? कवि सम्मेलन। तो कवि क्या लिखते हैं मेरे बच्चों? कवि क्या लिखते हैं? कविताएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, यही है ना, लेखक वगैरह। तो ये कहते हैं भी इसी संगम, वहां तुमसे क्वेश्चन ध्यान रखना, मैंने इधर कवि सम्मेलन लिखा है, वहां संगम सम्मेलन भी लिखा है, तो इसी की बात कर रहा है। किसने करवाया? ये पांडे वंश के राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? पांडे वंश के राजाओं ने करवाया। इसी कवि सम्मेलन में जो उभर के आया, किस साहित्य की रचना हुई? तमिल साहित्य की रचना हुई। इसी कवि सम्मेलन जो कौन सा? संगम सम्मेलन है, और जिसमें किसको करवाया? पांडे वंश के राजाओं ने करवाया ये कवि सम्मेलन, जिसमें कितने कवि जो है वहां इकट्ठे हुए थे? 10,000 के आसपास कवि इकट्ठे हुए थे। और यहाँ जो इस सम्मेलन से उभर के आता है वो कौन सा साहित्य आता है? तमिल साहित्य उभर के आता है। तमिल साहित्य जो है इसकी रचना होती है, तमिल साहित्य की रचना होती है।
संगम बस में किस साहित्य की रचना होती है? तमिल साहित्य की रचना होती है। क्लियर है? तो यहां बात अटक गई थी हमारी उस दिन, और मैंने तुम्हें कुछ याद करने के लिए बोला था। तो जिस बच्चे को अभी याद आ गया है तो वो बच्चा कोशिश करे मेरे को बताने की, और तुम्हारा एक जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ से कवर है हो जाएगा, जो हम बातें करेंगे मेरे बच्चों। तो जो तमिल क्या है मेरे बच्चों? भाषा है मैडम। कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है। भारत की कैसी है? शास्त्रीय भाषा है। भारत की कैसी भाषा है? ये शास्त्रीय भाषा है, ये तुम्हें सभी को पता है। और तमिल जो कहाँ बोली जाती है, कौन से क्षेत्र की बात करें? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसी चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास था। और इसी मद्रास का पुराना नाम आएगा मेरे बच्चों, जो मैं अब लिख देती हूँ। अब मैं आगे जिक्र करेंगे। इसी जो है संगम बस में जो है 3 सम्मेलन होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पढ़ेंगे। तो इस मद्रास का नाम जो था वो मदुरई था, ये पुराना नाम है इसका। लगभग 2 सम्मेलन यहाँ होंगे उसके, 2 हम सम्मेलन जो लिखेंगे, तीनों इसके प्रमुख सम्मेलन जो है उनमें एक मदुरई में होगा। तो इसी मदुरई का जिक्र किया गया, इसी मद्रास का जिक्र किया गया। और मद्रास का जो है अब न्यू नाम क्या है? चेन्नई है मेरे बच्चों। क्या है? चेन्नई है। एक IIT पढ़ती है भी चेन्नई में, अरे पढ़ती है नहीं? तो तमिल जो है शास्त्रीय भाषा का जिक्र आया मेरे बच्चों, अरे हाँ भर लिया करो, कुछ नहीं जाता तुम्हारा। शास्त्रीय भाषा जो है मेरे बच्चों, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? अब 11 हुई है। पहले की अगर बात करें तो मेरे बच्चों ये 6 थी, और अब की बात करें तो ये 11 हो गई है। प्रेजेंट अगर पूछे तो ये 11 हो गई है, और पहले की बात करें तो ये 6 थी मेरे बच्चों, 6 थी मेरे बच्चे, 6 थी। अभी हुई है 24 में 5 जुड़ी है, 24 में 5 जुड़ी है, 24 में जुड़ी है मेरे बच्चों 5। तो कितनी भाषा थी शास्त्रीय भाषा? 6 थी, और अब कितनी होगी? 11 होगी। तो पढ़ के आए हो सारे? वेरी गुड भाई, इतना कह दिया वो भी बहुत है, ना बताओ तो भी मेरा चल जाएगा, मन को तसल्ली होगी, बच्चे पढ़ के आए। चलो, तो इसमें पहले मेरे बच्चों हम शास्त्रीय भाषा लिखने का काम करेंगे। तो फर्स्ट जो बताएं भी, तमिल को ही लिख देते हैं। तमिल है पहली मेरे बच्चों। तमिल मेरे बच्चों इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। दूसरी जो है मेरे बच्चों संस्कृत। वेरी गुड भैया, ऐसे होता है पढ़ना। 2005 में मिला था, 2005 में मिला था। तीसरी जो है तेलुगु। तेलुगु जो है मेरे बच्चों इसको 2008 में मिला था, है ना? अरे मिला ही नहीं मिला? कन्नड़ में बच्चों कौन से हैं? आगे पीछे मत करना सारी, हाँ कन्नड़ है। वेरी गुड भी सही है, कन्नड़ में बच्चों ये 2008 में बच्चों। उसके बाद 5वीं कौन है? मलयालम। ये इसको दर्जा कब मिला है? ये भी लिखना है, ये सन बहुत बार पूछे जाते हैं, लिखो। मलयालम मेरे बच्चों 2013 में। छठी जो है उड़िया मेरे बच्चों, उड़िया है, इसको दर्जा कब मिला है? 2014 में मिला। वेरी गुड, 2014 में मिला। ये एक मिनट मेरे बच्चों रुको, इतनी जल्दी मत बोलो। जल्दी में चीज याद की हुई याद नहीं रहती, आराम से करेंगे। ये जो 6 भाषा मैंने कौन सी लिखाई है? जो पहले दर्जा मैंने बताया भी 6 भाषा शास्त्रीय भाषा थी, अब 5 प्लस की गई, वो 2024 में याद की। ये तुम्हें पढ़नी होगी। अब वो 500 इकट्ठी लिख लेंगे, उसका सन का कोई चक्कर ही नहीं है। 2005 में 5 भाषा इकट्ठी आई, ठीक है। इनका सन का जिक्र है भी 4 में आई कौन सी? तमिल, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। और दूसरी कौन सी आई? संस्कृत। अब तुम्हें याद रखना है इसको। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तो केरल वाले कुछ बोलते होंगे तमिली भाषा, आसपास का लगता है। जैसे पंजाबी आ जाती है, हरियाणा के लोग भी तो पंजाबी बोल लेते हैं ना? अरे बोलते हैं नहीं बोलते?
हाँ, तो इधर राजस्थान के बाउंड्री लगती है हरियाणा के, तो इधर जो है बागड़ी भी लोग आ जाते हैं, राजस्थानी भी बोल लेते हैं। तो वैसे ही केरल वाला क्षेत्र है, तो तमिल जो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बोली जाती है कौन सी भाषा? तमिल। दक्षिण भारत में कई तो तमिल ही बोल लेते हैं, लगभग समझ लेते हैं, बोलना नहीं जानते। तो उसके बाद संस्कृत की बात करें तो संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, और संस्कृत से उभर के आता है हिंदी भाषा आई है, संस्कृत से हिंदी आई है ना। तो याद रखना मेरे बच्चों, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है भी शास्त्रीय भाषा में क्या हिंदी शामिल है या नहीं है, तो हिंदी भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं। तो तुम्हें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं तुम्हें ऐसे लगेगा भी हिंदी क्यों नहीं है मैडम, हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, तो हिंदी क्यों नहीं हो सकती, तो क्वेश्चन घुमा सकता है। तो हिंदी क्या नहीं है मेरे बच्चों? शास्त्रीय भाषा नहीं है। ये बात नोट कर लो, लाइन बना लो एक, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। एग्जाम का प्रेशर होता है तो तुम्हें उस टाइम पता नहीं चलता हिंदी थी या नहीं थी, तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर है भाई? तो संस्कृत तो हमारे लगभग पहले बोली जाती थी, वेद जो हमारे संस्कृत में ही है। अरे पीछे सारा अगर करें तो सारा सिस्टम ही संस्कृत में था, वो तो भी बाहर विदेशियों ने आके उसका कुछ शुद्ध रूप लिखा, हम जैसे कोई नाम लिख देते हैं वही नाम आगे चलन में हो जाता है, फिर उसको हम बदल देते हैं, बस वैसे ही था। तो उसके बाद तेलुगु मेरे बच्चों, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। कहाँ बोली जाती है मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश वाला। तेलंगाना से बोलने से पहले आंध्र प्रदेश पहले था, तेलंगाना बाद में आया है। आया ही नहीं आया? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो प्रॉपर था हैदराबाद बहुत पुरानी रियासत रही है, हैदराबाद है बहुत पुरानी रियासत रही है। तो है आंध्र, ये तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसमें तेलंगाना शामिल ही हो जाएगा क्योंकि वो एक अलग जिला बना है। तो अभी तुम इतना बता दो, अगर जिक्र ही आ गया है, तेलंगाना जो है उसके मतलब अलग राज्य कब बना वो तेलंगाना, ये भी क्वेश्चन आया है। न्यू निर्मित अगर राज्य पूछ ले भारत का तो कौन सा है मेरे बच्चों? तेलंगाना ही है। कब बना? कौन सा? 16 सुना है मेरे को, 16 ही बोला ना आपने। चरखी दादरी कब बना? दोनों साथ ही आए? नहीं, आए तो अलग अलग है, इतना मैं बता देती हूं। अब सन तुम कंफर्म कर लो। 16 गलत है, ऑप्शन दो, बस उसी के पास लगा लो, 13, 14, 15, 16 ऑप्शन बन गए। तुक्के मत मारो, या हाथ खड़े कर दो, भाई हमें नहीं आता मैडम बताओ आप। हाथ भी खड़े नहीं करे, इधर लड़कों में तो आवाज भी नहीं आई, हार भी नहीं मान रहे, बता भी नहीं रहे। अरे तुम तो बहुत होशियार हो, इसका मतलब होशियार ही हो, दिमाग से काम ले रहे हो, बड़ी अच्छी बात। चलो मेरे बच्चों 2014 में आया, लिख लो, क्योंकि एज ए टीचर यहाँ कुछ बोल नहीं सकती और वैसे कैमरे के सामने हूं तब तो कुछ ही नहीं कह सकती। कौन सा मेरे बच्चों? तेलंगाना। इसको मैंने तेलंगाना को तेल लगाना बोला था, जो है इसकी राजधानी क्या है मेरे बच्चों? अरे लिख रही हूं फिर भी तुम गलत बोल रहे हो। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? अमरावती। इसी के हैदराबाद के साथ एक करंट क्या क्वेश्चन था मेरे बच्चों। हाँ, चलो लिख लिया तुमने? तो और कब आया ये, कब बना? हाँ जी, कब बना है मेरे बच्चों? 2 जून। ये तारीख आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। सितंबर में कहा इसको दर्जा मिला था, तो ध्यान रखना, मैंने 2 जून तो लिख दिया है, परंतु ये सन ऑथेंटिक है, 2014 में बना था। कब बना था? 2014 में। तारीखें तो हमारी भी बदल जाती है, जन्म किसी तारीख को होता है, जब स्कूल में एडमिशन होता है तो कोई तारीख लिखाते हैं घर वाले, तो ये आगे पीछे हो सकता है, ये बस जून की जगह सितंबर हो सकता है, इतना मेरा मानना है, परंतु सन यही रहेगा 2014। क्लियर? चलो, तो है मेरे बच्चों, हैदराबाद क्या थी? रियासत थी। भारत
कि सबसे बड़ी देसी रियासतों में, देसी रियासतें कौन कितनी थी, मैं यहां लिख देती हूं, देसी रियासतें। हम संविधान पढ़ते हैं तब जिक्र करते हैं भी कितनी थी, 93 थी ना, अरे 93 जो है 93 देसी रियासतें थी जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुझे हमें कोई संविधान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही संविधान है। क्योंकि वहां राजा थे, राजा सोचते हैं संविधान आ गया तो तुम्हारा साफ हो जाएगा पर्दा, तुम्हें जाना होगा, संविधान में जो लिखा वही मानना होगा। तो मेरे बच्चों ये 93 देसी रियासतों में अगर बात करें, सबसे बड़ी जो रियासत थी वो हैदराबाद की थी। सबसे बड़ी जो देसी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ी हैदराबाद की थी। सबसे बड़ी कौन सी थी, हैदराबाद वाली थी। इसी हैदराबाद वाली रियासत को कौन सा ऑपरेशन चला के और जो है भारत में विलय कर लिया था। वेरी गुड, अरे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो ऐसे ही कह देती हूँ तुम पढ़ते नहीं हो। ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन लिख लेना भाई, आगे पीछे देख लेना, ऑपरेशन पोलो में बच्चों। ऑपरेशन पोलो के साथ इसे भारत में क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था, भारत में विलय कर लिया गया। परंतु क्वेश्चन इतना ही ये विलय कर लिया, ये लिख लेना। और जो है ये ऑपरेशन पोलो चलाया कब गया था, हाँ जी वेरी गुड, 1948 में ऑपरेशन पोलो जो है चलाया गया था। वो कब चलाया गया, 1948 में चलाया गया। क्योंकि अब ऑपरेशन तुम जानते हो, सिंदूर आया है, ऑपरेशन बर्मा आया है, ऑपरेशन गंगा आया है, तो ये ऑपरेशन की बात हो रही है, तो हो सकता है वो पुराना उठा ले, आया हुआ है ना, ये उठा ले। ये आया तो बहुत बार है, परंतु करंट में क्या चल रहे हैं, ऑपरेशन ही चल रहे हैं। इधर उधर दो देश भिड़ रहे हैं तो वहां हम कोई ऑपरेशन चला देते हैं, या कोई सामग्री पहुंचाने के लिए या वहां से लोगों को लाने के लिए, बस यही है, यही है। हाँ, तो ऑपरेशन का जिक्र हो सकता है तो पुराने वाला पूछ सकता है। तो ये ऑपरेशन जो है पोलो मेरे बच्चों किसके खिलाफ चलाया गया था, हैदराबाद जो देसी रियासत थी उसको भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। क्लियर है। इसी के साथ एक ऑपरेशन और है जो इंपॉर्टेंट है, नए वाले तो हम करते रहते हैं, एक और बताओ कौन सा था, जो है मेरे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन में चलाया गया। वेरी गुड, ऑपरेशन है जीरो में। इसी के साथ एक और लिख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ऑपरेशन है जीरो मेरे बच्चों। ये किस आंदोलन में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, 8-9 अगस्त 1942 में। दोनों लिखानी जरूरी है, 8-9 अगस्त 1942 को, क्योंकि तुम्हें पुस्तकें पढ़ाती है 9 अगस्त पढ़ाती है, पुस्तकें कौन सी तारीख बताती है, 9 अगस्त बताती है, परंतु ये 8 अगस्त जो रात को है ये ऑपरेशन चला दिया था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसी आंदोलन में किसकी शुरुआत हुई थी, ऑपरेशन है जीरो की हुई थी। क्लियर है। तो यहां लिखो मेरे बच्चों, करंट का क्वेश्चन है कि हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद में बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो तुम्हें 2023 बरस सुना है, अरे सुना है, मतलब तुम्हें ध्यान है वैसे 2023 गया है, तो वो बरस मनाया गया, वो मोटे अनाज का बरस मनाया गया था। किसका, मोटे अनाज का बरस मनाया गया था। कौन सा, 2023। जो 2023 का जो बरस गया है वो किसके रूप में मनाया गया था, मोटे अनाज के रूप में, सिरी अन्न भी बोलते हैं उसको, मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था। 2023 का जो बरस था वो मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था, जिसे सिरी अन्न भी बोलते हैं। मोटे अनाज को किस नाम से बोलते हैं, सिरी अन्न भी बोलते हैं बच्चों। हाँ जी, सिरी अन्न। अरे मैडम इतनी अनाज, एक मिनट में बच्चों, सिरी अन्न बोलते हैं, सिरी अन्न बोलते हैं। मोटे अनाज भी लिख देती हूँ, मोटे अनाज एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। मोटा अनाज बताओ रे, तुम बताओ। बाजरा हो गया जो तो अब खा रहे हो, सर्दियों में खा रहे हो, हाँ जी। और क्या मेरे बच्चों, जवार आ गई, गंवार आ गया,
जितनी दलहन अगर कहें ना, सबसे ज्यादा दलहन इसमें सबसे ज्यादा उभर के आता है, बाजरा मोटे अनाज में आता है। और ये अभी तुम्हें देखा होगा मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा डायबिटीज हो रही है और जो है ये, तो ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं भी ज्यादा लंबे टाइम तक हम एक ही अनाज खा रहे हैं, गेहूं जो है, तो इसको हमें, पहले हुआ करता था सिस्टम, अब भी कई बच्चे हैं अभी भी बाजरा नहीं खाते, कई बच्चे हो सकते हैं नहीं खाते होंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए। और भाई ये कौन खाए, बाजरा कौन खाए। तो मेरे बच्चों ये दिक्कत आ रही है, तुमने देख सुना ही होगा उसके कणक भी एलर्जी करती है। एक आधे केस मिल ही जाते हैं, आसपास में मिल जाते हैं, और गांव में तो 5-7 केस मिल ही जाएंगे। जाते ही कहेगा, अगर जिसको ज्यादा लंबे टाइम तक कोई ना कोई खाज खुजली कोई भी दिक्कत हो रही है, तो जाते ही डॉक्टर ने एक पकड़ रखा। डॉक्टर कोई ऊपर से स्पेशल थोड़ी आया, यहीं आके उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। हम कोई चीज धीरे धीरे करने लगते हैं, लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस होता है, तो हम सामने वाले का चेहरा पढ़ के बता देते हैं इसको ये दिक्कत हो सकती है। पहले तो उससे पूछ लेते हैं 2-4 बातें, भी तेरे को क्या दिक्कत है, वो बता देता है, उसके हिसाब से हम उसको सजेस्ट कर देते हैं। यही होता है, अरे यही होता है। डॉक्टर को ये थोड़ी है तुम्हारे यहाँ हाथ लगा के और वो आगे की बता देगा, और तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है मशीनों से वो बताता है। अरे मशीनें ही बताती होगी। हाँ, तो उन्होंने कहा भी कणक जो है एलर्जी करती है, गेहूं एलर्जी कर रही है, तो मोटा अनाज खाना शुरू कर दो। तो लोगों को ये ना, कई तुम अगर सरकार जो पॉलिसियां लेके आती है मेरे बच्चों, वो सफल कितनी होती है, असफल कितनी रहती है, वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु उसके पीछे का अगर तुम सही मीनिंग समझो ना, तो बहुत अच्छा होता है। मोटे अनाज का मतलब था भी लोगों को जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए भी जो दिक्कतें हो रही है। तुम उनका जो है देसी बाजरी भी लेके आते हैं, तुमने देखा होगा भी राजस्थान से आती है देसी बाजरी आती है, बिना खाद स्प्रे की जो बाजरी होती है। परंतु उस बाजरी और बाजरा अलग अलग मानते हैं गाँव वाले, एक ही है वैसे तो ये, परंतु ये कह देते हैं मोटा दाना होता है उसको बाजरा कह देते हैं, छोटा दाना होता है उसे बाजरी कह देते हैं। तो मतलब ये लोगों का ओपिनियन है भी। तो ध्यान रखना, क्वालिटीज तो हर किसी में होती है, चावल में भी बहुत सारी क्वालिटियां होती है, चावल तो चावल ही है, अरे है या नहीं है। थोड़ा सा साइज लंबा हो गया तो उसको बासमती चावल बोल दिए, छोटा हो गया उसको हमारे गांव में तो खीर वाले चावल बोल देते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, हाँ, जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उनको खीर वाले चावल बोलते थे। तो ये नाम ऐसे अलग दिया मेरे बच्चों। तो हम किसकी बात कर रहे थे, सीरियन की बात कर रहे थे। तो 2023 का वर्ष कौन सा था, मोटे अनाज का वर्ष था, सीरियन का वर्ष था, ठीक है। इस सीरियन का जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है। कहाँ है मेरे बच्चों, इस सीरियन का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है भी, हैदराबाद में। क्लियर मेरे बच्चों। हाँ, जो करंट वाला क्वेश्चन है वो और नोट कर लो, हैदराबाद से। फिर बात तो बहुत है परंतु सारी नहीं पढ़ेंगे, फिर हमारा दक्षिण भारत रह जाएगा। तो इससे है मेरे बच्चों, भारत का पहला यहाँ सेमीकंडक्टर जो संग्रहालय बनना जा रहा है, लिखो पूरा प्रॉपर लिखो। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है जो बनने जा रहा है, वो कहाँ है, हैदराबाद में। मैं लिखा देती हूँ, अरे कोई बात नहीं। भारत का पहला सेमी कंडक्टर मेरे बच्चों, भारत का पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय मेरे बच्चों बनने जा रहा है। वो कहां बनने जा रहा है मेरे बच्चों, हैदराबाद में बनने जा रहा है। कहां बनने जा रहा है, हैदराबाद में। इसका उद्घाटन हो गया है। क्लियर है यहां तक। चलो, क्या है ये, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता दे। अरे तुम तो मॉडर्न बच्चे हो, मैं तो पुरानी ठहरी, मैं तो 1857 की क्रांति वाली हूँ, तुम मॉडर्न हो तो तुम देखते हो। तो तुम्हें इन चीजों का ज्यादा ध्यान होना चाहिए। मेरे को तो फोन का इतना ही आता है, बस व्हाट्सएप पे स्टेटस देख लेती हूँ किसने क्या लगा रखा है, बाकी नॉलेज कम है इन बातों का। तुम्हें हाँ, तो तुम्हारे से संबंधित है ये सेमी कंडक्टर क्या है, कोई बच्चा बताएगा क्या। ट्रांसलेट मत करो, गड़बड़ हो जाएगी।
इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे तुमने अगर कभी भी ये सोच लेना इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही पढ़ोगे तभी इंग्लिश आएगी, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ने लगे ना तो नहीं आएगी। तो जो मेरे बच्चों चिप वगैरह बनती है, चिप, ये उसी का संग्रहालय। नवाचार में चिप तो हर जगह यूज होती है, चिप, अरे चिप तो हर जगह यूज होती है, गाड़ियां भी आ गई है, आ गई ना, अरे आई ना आई, कहाँ है मैडम, सारा ऊपर से जा रहा है, चलो रे तुम जितना है तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ा देते हो, मेरे को पता है सारा कुछ ऊपर से ही जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? अमरावती है मेरे बच्चों। तो अगर तुमसे पूछे भी भारत का 25 नंबर का हाई कोर्ट जो है कहां स्थापित किया गया है? अमरावती में। तो है 25वां हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है जी। और 25वें नंबर का कहां स्थापित किया गया है? अमरावती में। 25वें नंबर का हाई कोर्ट जो है मेरे बच्चों वह कहां स्थापित किया गया है? अमरावती में, जो किसकी राजधानी है मेरे बच्चों? अरे कहां चले गए? हैदराबाद की राजधानी कहां है? वो आंध्र प्रदेश की है, लिखा है तुम्हारे सामने। अरे विकास है, कुछ ज्यादा ही बोल गया ना। तो याद रखना मेरे बच्चों, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जो है घोषणा की थी भी मैं मेरी राजधानी चेंज करने जा रहा हूं। आंध्र प्रदेश का जो है कोई सीएम का नाम बता सकता है? आंध्र प्रदेश का जो सीएम है उसका कोई नाम बता सकता है? अरे मैडम हमें तो हरियाणा वाला भी याद नहीं है, वो तो रोज आ जाती है, कोई ना कोई योजना ही आ जाती है या कोई ना कोई उद्घाटन करने वो फतेहाबाद में ही आ जाता है हमारे, तो नाम याद रखना पड़ता है भी कौन आ रहा है। ठीक है, तो कोई बता सकता है मेरे बच्चों? जगमोहन रेड्डी है। कौन है मेरे बच्चों? जगमोहन रेड्डी है। सुनो मेरे बच्चों, सुन लो, कुछ बातें सुन लो। जगमोहन रेड्डी है किसके? आंध्र प्रदेश के सीएम। सबसे धनी सीएम बताए गए हैं एग्जाम में। पहले मैंने तुम्हें, पुराने बच्चों ने तो लिख ही रखा होगा भी सबसे धनी अगर सीएम की बात करें पूरे भारत में, सबसे अमीर जो सीएम है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश का सीएम है। कौन है? जगमोहन रेड्डी है मेरे बच्चों। कौन है? जगमोहन रेड्डी। और सबसे गरीब सीएम की बात करें तो वेस्ट बंगाल वाली है, जो कौन है मेरे बच्चों? ममता बनर्जी। कहते मेरे पास धन नहीं है, मैं कोई संपत्ति नहीं रखती है। और वेस्ट बंगाल में देखे तो मेरे बच्चों हर घर में बम बनाए जा रहे हैं। सूतली वाले बम देखे होंगे तुमने नहीं देखे, हमने देखे। सूतली वाले बम देखे? पहले तो सूतली जानते हो तुम? कट्टे सीलते हैं उनका, जो है इधर तुम अनाज मंडी वगैरह में जाते हो तो वो सूतली होती है, उसी कट्टे सिले जाते हैं। अब तो पता नहीं भी और कोई ट्रेंड आ गया होगा, मेरे टाइम की बात है, ये 1857 की क्रांति। तो मेरे बच्चों वो सूतली वाले बम जहां किसके? वेस्ट बंगाल के हर घर में बन रहे हैं। कहां? हर घर में बन रहे हैं। और ममता बनर्जी कहती है भी मैं सबसे गरीब हूं उनके, क्योंकि मेरे बच्चों ये एक राजनीति का पोर्शन है। तुम सोच के देखो, अगर मतलब कोई चीज नुकसानदेह है, बच्चे भी बना रहे हैं बम, जो बना रहे हैं तो बचते भी होंगे। अरे बचते नहीं बचते? और हमारे घर में बर्तन पड़े हम तो वैसे ही पैर के लगा के बजा देते हैं, तो बम भी तो वो भी करते हैं, तो वहां भी बज ही जाते हैं, तो उनको नुकसान भी बहुत होता है। तो ऐसे इन पे रोक लगा रहे हैं, परंतु कहाँ क्या करें, वहां किसकी पावर है? लेडी की पावर है। कौन है दुर्गा वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी है। कौन है भाई? ममता बनर्जी है। तो याद रखना आंध्र प्रदेश का सीएम सबसे अमीर सीएम है भारत का। और गरीब सीएम की बात करें तो किसकी? ममता बनर्जी। वो कितनी सैलरी बताया उन्होंने? कुछ धन बताया भी 15 लाख के आसपास है, पता नहीं 1 लाख बताया, कहते इतना ही रुपए है मेरे पास। तो चलो कहां पहुंच गए थे आगे? हाँ जी, तेलुगु तक आए थे। तेलुगु कहां बोली जाती है मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहां मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ मेरे बच्चों, कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कहां मेरे बच्चों? कर्नाटक वाले क्षेत्र में। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, पर सारी बातें नहीं करेंगे, हमें आगे जाना है। कन्नड़ जो है मेरे बच्चों कहां, ये कहां बोली जाती है? किस क्षेत्र में? कर्नाटक वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कर्नाटक की राजधानी तो बता ही दो, बेंगलुरु है। क्या है मेरे बच्चों? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। इसमें हेडक्वार्टर तो तुम्हें बताना ही होगा, किसका है? इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है मेरे बच्चों। किसका? इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है।
याद रखना और बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं इसीलिए तुम्हें बार बार रिपीट कराती हूँ। पुराने बच्चे उब चुके हैं परंतु नए बच्चों को लगता है भी ये चीजें बहुत है। और इसरो की स्थापना मेरे बच्चों 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की। और इसरो के अध्यक्ष का नाम और बता दो। चेयरमैन का नाम कौन है? वी नारायणन। वी नारायणन है मेरे बच्चों। इसरो ने अभी हाल ही में क्या किया? क्या लॉन्च किया? हाँ जी, क्या लॉन्च किया? ब्लू ब्लैक है क्या? ब्लू ब्लैक है ना? ब्लू ब्लैक है, ब्लॉग है 2। क्या था? एक बाहुबली, जो भारत क्या बन गया? दुनिया का पहला देश, सबसे ज्यादा वजन का जो है सैटेलाइट जो लॉन्च करने वाला कौन था? भारत बन गया अभी, जो इसरो से उन्होंने लॉन्च किया है। और किसका है ये ब्लू ब्लैक? जो मैंने ब्लॉक तुम्हें 2 बताया, किसका? ये यूएसए का है। और कितने किलो का? ये 6100 किलो का है। कितने का? 6100 किलो का जो है ब्लू ब्लैक ब्लॉक 2 जो है। और किससे संबंधित है ये? क्या बताएगा हमें? हाँ जी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हाँ, कम्युनिकेशन है सैटेलाइट जो है मेरे बच्चों। और ये कहते हैं भी कम्युनिकेशन जो है हमारा संचार का एरिया है, वो उसको ब्राइड कर देगा। हमें जो है अभी हम बातें कर रहे हैं फोन से, इंटरनेट की सुविधा है, वो कहते हैं खत्म हो जाएगा सिस्टम। तुम्हें पता है अभी दुनिया बढ़ती जा रही है। और तो इनका जो है कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, कौन सा? ब्लू ब्लैक है। इसको ध्यान से पढ़ना, पहले ब्लू आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर ब्लॉक आएगा, फिर 2 आएगा। किसका है? यूएसए का है ये। इसको बाहुबली भी कहा गया है। इसरो ने ये लॉन्च कर दिया है। कौन सी तारीख को? 24 दिसंबर को। अरे तुम्हें अभी 2 दिन पहले तो मैंने करवाया ही है, तो अक्टूबर में कैसे हो गया? करंट का पढ़ा रही हूं तो अभी है करंट का। तो कौन सी 23 थी या 24 दिसंबर थी? लखन सही बोल रहा है। 24 दिसंबर। हाँ, कॉन्फिडेंस से 24 दिसंबर को किया है मेरे बच्चों। और सुबह ही किया था। ये 8:55 पे लॉन्च हुआ था, 8:55 पर। तो इससे क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों। यह मैं सर को एक भेज दूंगी, वो एक कटिंग सी है, न्यूज में तुमने पढ़ा ही नहीं। कहाँ पढ़े मैडम, टाइम ही नहीं तो रही है, रियली देखें। तो वो कटिंग भेज दूंगी और सर भेज देंगे ग्रुप में, और उनसे देख के नोट कर लेना। बहुत सारी बातें मेरे बच्चों, सारी हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जो जिस तक पहुंचाना था वो बहुत दिया। एक 1959 में और क्या क्या हुआ, सारी बातें बताओ रही, मैं तब तक मैं निकाल लेती हूँ मेरे को जो पढ़ाना है। 1959 में पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा 69 बोल रही हो, चलो रे ठीक है, लिखा तो सही होगा। 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। 1969 में भिवानी बोर्ड की स्थापना की गई। 1969 में और क्या हुआ था? क्या? हाँ जी, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है। ये होते हैं कंटेंट का काम। इसमें लिखो क्या? भिवानी बोर्ड की स्थापना। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मेरे बच्चों, फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई। किस क्षेत्र में दिया जाता है रे? फिल्मी क्षेत्र में, हॉलीवुड बॉलीवुड में दिया जाता है। दादा साहेब है, फाल्के पुरस्कार है, और भिवानी बोर्ड है, और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मेरे बच्चों। बड़ा कैसे हो गया, 3 पे चला गया क्या? इको में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्या बताया मैंने तुम्हें? इसरो की वो तो लिखाई दी मेरे बच्चे, इसरो की तो स्थापना लिखाई दी तुम्हें। एक और है, थोड़ा सा तुम्हें इशारा करती हूँ अगर तुम्हें याद हो, कुछ बैंकों से संबंधित है, बताओ। बैंकों से रिलेटिव है, क्या पता तुम्हारा दिमाग भी काम करने लग जाए। ठंड में जम गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो 69 में किया गया था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, अरे बैंक नाम ही दे दिया फिर भी तुम्हें। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो भी 69 में किया गया था।
ठीक है, अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी स्टैटिक जीके है, ये जो मैं नोट करा रही हूँ ना एक्स्ट्रा, ये स्टैटिक जीके है तुम्हारी। चलो कन्नड़ तक आ गए ना हम, आगे कौन सी रह गई? कितनी भाषा पढ़ ली हमने अभी तक? 4 पढ़ ली। कौन सी? तमिल 2004 में आई। संस्कृत जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2005 में मिला। उसके बाद कौन सी है? तेलुगु जो 2008 में। फिर उसके बाद कन्नड़ 2008 में। अब किसकी? मलयालम। किसकी मेरे बच्चों? मलयालम, जो कब आई है? 2013 में। ये मलयालम जो बोली जाती है केरल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? केरल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मलयालम अगर भाषा का जिक्र करें तो केरल वाले मेरे बच्चों, केरल की पहली भाषा है, जैसे हमारी हिंदी है हरियाणा की, तो केरल में मलयालम बोलते हैं मेरे बच्चों। कहाँ बोलते हैं? केरल में। केरल की राजधानी बताओ? तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम मेरे बच्चों। केरल से करंट का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अभी का ही है, मैं देख लेती हूँ मैंने कहाँ लिखा है नहीं लिखा। लेके आई हूँ, मैं लेके तो आई हूँ, मेरे को पता है, देख लेती हूँ। चलो मेरे बच्चों हो गया आगे पीछे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनो रे कि अरे कौन सी भाषा, हम कौन सी भाषा का जिक्र कर रहे हैं? मलयालम भाषा। कहाँ बोली जाती है? केरल वाले क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? केरल वाले क्षेत्र में। और केरल जो है इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल में जो है एक मंदिर पड़ता है मेरे बच्चों, सबरीमाला मंदिर। मेरे बच्चों कौन सा मंदिर पड़ता है? सबरीमाला मंदिर पड़ता है केरल में। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला, सबरी से कुछ याद आया तुम्हें? क्या याद आया रे? हाँ, जो जूठे बेर खिला दिए थे सबरी ने, है ना? ऐसे बोला जाता है ना, जूठे बेर खा गए थे राम। राम ने जूठे बेर नहीं देखे, उनका प्रेम देखा था। क्या देखा था? प्रेम देखा था। मैंने तुम्हें एक दिन जो है तुलसीदास और रामकृष्ण की कोई बात बताई थी भी, प्रेम देखना चाहिए, ना कि उसके हाथ और उसका जो है कपड़े वगैरह देखने चाहिए। और लगभग लोग हमारी जो तुम हाँ भर रहे हो, वैसे देखते तुम क्या हो? कपड़े देखते हो अगले के, उसकी शकल देखते हो और कपड़े देखते हो। शकल सुंदर है, कपड़े अच्छे हैं, बस तुम चले गए। तुम समझ रहे हो मैं इशारा कहाँ कर रही हूँ? तो केरल जो है मेरे बच्चों, कौन सा मंदिर है? अरे सबरीमाला मंदिर है। कौन सा है मेरे बच्चों? सबरीमाला। तो मेरे बच्चों तुम्हें ये बातें बतानी भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी ऐसी है। तो तुम सोच के देखो, जिनके कपड़े अच्छे हैं और शकल अच्छी है, खतरनाक काम है। तुम सोच लेना। तो तुम्हें क्या देखना है? उसका प्रेम देखना है। वही तो देख रहे हैं मैडम, पीछे मुड़ के देख ले, बस प्रेम हो गया। चलो तो यहाँ मेरे बच्चों सुनो रे, चलो मेरे बच्चों छोड़ो, हमारा भी तो टाइम था मेरे बच्चों, याद आ जाता है ना। तो सुनो, मलयालम जो भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल वाले क्षेत्र में। और केरल में कौन सा मंदिर है? सबरीमाला मंदिर। यहाँ मेरे बच्चों एक मंडल पूजा शुरू हो रही है। सबरीमाला मंदिर में एक है मंडल पूजा शुरू हो रही है। मंडल पूजा शुरू हो रही है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है भी मंडल पूजा जो कहाँ शुरू हो रही है? तो केरल में शुरू हो रही है। और कौन से मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में। कौन से मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में। लिख लिया मेरे बच्चों? और लिखो इसके बारे में। मेरे बच्चों यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं बता सकते हो? ओणम का कौन सा त्योहार? ओणम त्योहार मेरे बच्चों। अटुकल पोंगल मेरे बच्चों, अटुकल पोंगल मेरे बच्चों, ये त्योहार है। वे सारे मैं जितने लिखा रही हूँ त्योहार है। किसके? केरल के। पोंगल है, पोंगल, कोंकण नहीं है मेरे बच्चों, मालाबार तट है वो। लिखो ओणम, अटुकल पोंगल और एक विशु। विशु कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, क्लियर कर लेना ना, तुम्हारा डाइट है।
ये त्योहार कहां मनाए जा रहे हैं? लिख लिया। एक मेरे बच्चों यहाँ मकर है बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है जो मकर संक्रांति पर। कोणम जो केरल में मकर संक्रांति अब आने वाली है मेरे बच्चों। हाँ जी, मकर संक्रांति को जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? संक्रांति को मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है मेरे बच्चों। मकर संक्रांति मेरे बच्चों, मकर संक्रांति को जो त्योहार मनाया जाता है वो मकर बिलक्कू, डबल क्या है भाई, बिलक्कू, मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है। मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है। तो कौन कौन से हो गए मेरे बच्चों? ओणम हो गया, अटुकल पोंगल हो गया, और ये मकर बिलक्कू हो गया, और विशु हो गया। ये अलग है त्योहार है मेरे बच्चों। तो ये पूछ सकता है। और मंडल पूजा शुरू होने जा रही है, वो कहाँ होने जा रही है? केरल में। और केरल में कौन से मंदिर में? सबरामली मंदिर जो है। तो तुम थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सबरामली इधर जो है श्रीलंका आ जाता है, तो सीता को उठा के ले गए थे वहाँ। तो ये जो है आगे श्रीलंका का जिक्र आएगा भी, जो है पल्लव वंश ने श्रीलंका तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे तुम ये सोचो आसपास का क्षेत्र है, तो तुम एक रामायण को जोड़ के उससे याद कर सकते हो ये चीजें। मैं तुम्हें वो बता रही हूँ कि इसको जोड़ के तुम कैसे, तो भाई राम इधर आसपास ही रहे होंगे, भाई सबरी जो है इन्हीं वनों में रही होगी, तो वहीं आसपास घूम रहे होंगे, तो श्रीलंका पास ही पड़ता था। अरे कम दूरी तय की है तो पास ही, उसका आगे जिक्र करेंगे, जिक्र आएगा। तो क्लियर है मेरे बच्चों? तो कितने हमने भाषा पढ़ ली मेरे बच्चों? 5 पढ़ी है। कितनी पढ़ ली? 5 पढ़ी है। कौन कौन सी? तमिल 2004 में, सन 7 पढ़ो, एग्जाम में आएगा। तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद तेलुगु 2008 में, उसके बाद कन्नड़ 2008 में, उसके बाद मलयालम 2013 में, और जो है अब कौन सी रहेगी? उड़िया रहेगी। अब लिखो मेरे बच्चों, ये उड़िया 2014 में आई, शास्त्रीय भाषा के रूप में। कब आई उड़िया? 2014 में आई। उड़िया उड़ीसा वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ओडिशा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ओडिशा वाले क्षेत्र में बोली जाती है उड़िया। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ओडिशा वाले क्षेत्र में। तो ओडिशा की राजधानी बता दो रे। भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है मेरे बच्चों। एक ओडिशा जो है, हम अशोक पढ़ लिया ना हमने, अरे प्राचीन भारत में पढ़ा है, अशोक चंद्रगुप्त है, तो ओडिशा का जिक्र आया था, आया ना? हाँ जी, सुनो क्वेश्चन ऐसा है मेरे बच्चों, जो है अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था? कलिंग के युद्ध के बाद। तो एग्जाम ग्रुप डी 2023 की अगर तुम पेपर उठाओगे तो हर जो है पेपर में अशोक से क्वेश्चन था, कलिंग युद्ध से। तो एक में पूछा गया भाई कलिंग युद्ध कब हुआ? कब हुआ बता दो, बस इतनी बात है। अरे सच में तुम्हें याद नहीं है? अरे अभी तो कराया है तुम्हें मेरे बच्चों, ऐसे बातें नहीं बनेगी। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अरे यही तो मैंने तुम्हें क्या लिखाती हूँ मेरे बच्चों, मैं खुद ही तुम्हें ये कहती हूँ, मैं 50-60% देती हूँ तुम्हें, और वहां ये भी कहती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो उसको। ये भी बता देती हूँ इसमें जो चीजें पूछी है। ये 10 मिनट का खेल था, भाषा लिखा के मैं चली जाती। तुम मेरे से कहते भी कहाँ काम बोली जाती, पूछते नहीं? पूछते, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे हैं, है ना, मैं मेरी बेटियों को कहती हूँ ये बात, उनको कुछ नहीं आता तो मैं ये कहती हूँ उनसे। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ। किन किन के बीच में हुआ? हाँ, खारवेल के बीच में, कलिंग के राजा खारवेल के बीच में। और अशोक किसका बेटा था? अभी ये नहीं आता मैंने, बिंदुसार का था। बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के राजा को हरा के और मौर्य वंश की नींव रख दी थी? नंद वंश के राजा। कौन से राजा? घनानंद को पराजित करके।
यही क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों एग्जाम में, यही आते हैं। तो याद रखना, हम कहाँ चल रहे थे? ओडिशा में। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। कलिंग वाला मैंने तुम्हें इतना पीछे क्यों लेके गई? क्योंकि ये एग्जाम ग्रुप डी 2023 की परीक्षा पेपर उठा के देख लेना, वहां ये पूछा गया था जो मेरी शिफ्ट में था। भी कलिंग का क्षेत्र जो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो ओडिशा वाला पड़ता है। और मैंने ये लगाया भी बंगाल वाला, उसमें बंगाल भी दिया था मेरे बच्चों, आसपास का देगा वो। तो मैंने ये सोचा वो बंगाल के आसपास का क्षेत्र था तो इधर ही हुआ होगा, तो मैंने बंगाल कर दिया, मेरा गलत हुआ था। ये वो इजी क्वेश्चन है। तो कलिंग जो युद्ध हुआ था, वो कलिंग वाला क्षेत्र वर्तमान में कहां पड़ता है? ओडिशा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? ओडिशा वाला क्षेत्र है। कौन सा मेरे बच्चों? ओडिशा वाला क्षेत्र है। तो मैं सोचती हूं भी गलती मैंने की वो तुम ना करो। क्लियर है? इसी 1-2-4 क्वेश्चन से रह जाते हैं और वही गलत हो जाते हैं, तो मैं ये बार बार इसलिए। तो इससे 3 क्वेश्चन, एक तो पूछा गया किन किन के बीच में हुआ, एक कब हुआ, और अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? अब कंफ्यूज, 2 ऑप्शन है, पाली और प्राकृत। श्योर है? जैन धर्म की पाली, सही है ना? ये क्योंकि अभी आगे लिखाऊंगी ना, शास्त्रीय भाषा यही नोट की गई आगे, तब इसलिए तुम्हें पहले ही बता दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। एक यहां और बता दो, कल मैंने बताया था तुम्हें इस्पात से अंतर लग, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में इस्पात से अंतर कल मैंने तुम्हें बताया था। राउरकेला इस्पात से अंतर भी कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है मेरे बच्चों? ओडिशा में है। एक यहाँ की चील जो है, वो झील है, चिल्का झील। और अब तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, इतनी जल्दी तुम बता दिए, मेरे को तो सांस ही नहीं लेने दिया। चिल्का झील से हम क्या क्वेश्चन? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है। वो कहाँ है मेरे बच्चों? ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। और इससे एक क्वेश्चन और है, बस उसका लिंक कर दो, मैं छोड़ दूंगी, बाकी आगे चलेंगे। हम शास्त्रीय भाषा तो तुम्हें आज कंप्लीट करा के जाऊंगी। तो पहली धरोहर में शामिल होने वाली भी कौन सी थी? चिल्का झील थी। अगर पूछे भारत की पहली धरोहर जो है किसको शामिल किया गया था? चिल्का झील को किया गया था मेरे बच्चों। बस ये नोट करो। चलो, तो सारी भाषा हो गई मेरे बच्चों, 6 के 6 ये तो पहले थी। अब 5 जो है 2024 में एड हुई है, वो लिख लो। दोबारा रिपीट कराने की जरूरत नहीं है ना। चलो लिखो मेरे बच्चों, लिखो। 7वें नंबर की लिखो, 8वीं लिखो, 9वीं लिखो, 10वीं लिखो और 11वीं लिखो। ये तो हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि इनके सन एक ही है। तो इसमें पाली लिख लो, पहले पाली मेरे बच्चों, दूसरी प्राकृत लिख लो, और तीसरी जो है मराठी लिख लो, और असमिया लिख लो, बंगाली लिख लो। यही है ना? ये लिख लो। ये सारी की सारी 2024 में ऐड की गई है। ये शास्त्रीय भाषा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। एक बच्चा अभी आया बाद में। तो पहले हमने 6 शास्त्रीय भाषा कर ली है, पीछे वाली वीडियो देख लेना भी जिनको। और जो अब ये जो है 2024 में शामिल की गई है। कब शामिल की गई है? 2024 में शामिल की गई है। कब मेरे बच्चों? 2024 में। तो मेरे बच्चों ये तो कितनी शास्त्रीय भाषा होगी? 11 होगी। याद हो गया? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, प्राकृत, इनका आगे पीछे कर सकते हो। वो तो तुम्हें याद क्यों करना है? क्योंकि उनके सन दिए साथ भी, किस किस सन में जोड़ी, तब वो तुम्हें वैसे सीक्वेंस में पढ़नी है। इनका कोई चक्कर नहीं है, आगे पीछे बोल सकते हो तुम्हें। तो इसमें पाली जो है, अभी इसका धर्म ही लिखा देते हैं। तो पाली जो है किस धर्म की भाषा थी मेरे बच्चों? पाली भाषा किस धर्म की है? जैन धर्म की। जैन धर्म की पाली भाषा किस धर्म की है? जैन धर्म की। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। और जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे भी? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो कौन थे? ऋषभदेव थे। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी थे, जो कौन से तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्लियर है? एक इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे?
22वां नहीं था, 23वां, पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ तो फिर ये इतना और बता दे मेरे बच्चों, तेरे को इतना श्योर है ना भी 23वां था, तो तेरे को वो बात भी पता है जो मैं पूछना चाह रही हूँ भी पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पड़ती है, ये भी पता है तेरे को, देख लिया। मेरे बच्चों इसका याद रखना 3 है। एक तो पहले जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव थे, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, जिनका तो हम जिक्र ही करते हैं, सारी लिखते हैं भी महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसके बारे में क्या उन्होंने तीर्थन कौन से दिए, वो सारी बातें हम पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ा दी है। उसके बाद में एक पार्श्वनाथ का जिक्र करते हैं जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। उससे क्या जोड़ना, एक पार्श्वनाथ पहाड़ी पड़ती है जो झारखंड में है भी, और जो विवाद का विषय रही थी, एक होटल वगैरह वहां पहाड़ी पे लगाया जा रहा था, तो वहां के लोगों ने विरोध किया भी ये हमारा क्या है, धार्मिक स्थान है, हम यहाँ होटल वगैरह अगर तुम लगाओगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें होगी, क्योंकि उनका कहना था भी पार्टियां भी होगी, और पार्टियों में तुम समझ ही रहे हो, मेरे से अच्छा जानते हो तुम। तो चलो आगे, तो जैन धर्म की कौन सी भाषा है, पाली। प्राकृत किसकी है मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म की। प्राकृत भाषा किस धर्म की है, बौद्ध धर्म की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार है। इसकी सजा तुम्हें बाद में दूंगी, एक बार मैं सामने खड़ी हूँ, बाद में मिलेगी तुम्हें। मैंने सोचा बच्चे भाई बुक से बता रहे होंगे, तेरे दिमाग में आगे पीछे हो गया होगा। अरे कई बार टीचर ना पढ़ के नहीं आती, मैं इतनी सारी चीजें ये पढ़ के नहीं आई, ये जैसे जैसे मैं मैंने 2 बार दबाव दिया है तुम पे, मैंने सोचा कर सकते हो तुम, और अभी भी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, अब तुम फिर कहते हो चलो देखते हो, बदल लो, बस मेरे को तो इतना ही करना है, लिखो तुम, अब काट के लिखो तुम। अरे सही कहा है किसी ने, विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना, एक टीचर को अपने बच्चों पे इतना विश्वास नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। और मैंने तुम्हें 2 बार प्रेशर डाला था तुम पे, क्योंकि मेरे मन में था भी ये गलत बता रहे हैं बच्चे, फिर मैंने सोचा बच्चों ने तो कहीं देख लिया होगा, हो सकता मैडम आपको भी कहीं अंदर से कंफ्यूजिंग हुई हो। तो मेरे बच्चों तुम विश्वास के लायक नहीं हो और तो क्या बोलूं तुम पे, विश्वास के तुम लायक नहीं हो, तो ये बदल लेना मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। अरे भूल गए, और कहते ना अभी सुबह का बुला शाम को लौट आए, तो वो भूल नहीं कहते उसको, तो कोई बात नहीं, तुम लौट आए वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बच्चों पाली भाषा किस धर्म की है, बौद्ध धर्म की है। प्राकृत भाषा किस धर्म की है, जैन धर्म की है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे बच्चों, यहां भूल कर दी कोई चलेगी, और बाद में भूल करते हो तो देख लेना क्या हाल। चलो, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे, महात्मा बुद्ध थे। कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध का क्या नाम था मेरे बच्चों, सिद्धार्थ था। और क्या नाम था, गौतम था, या किसी और का था, डाउट तो नहीं है तुम्हें, नहीं है ना। तो महात्मा बुद्ध का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। और जो है उसके और क्या नाम था, गौतम था। गौतम क्यों रखा, क्योंकि उसकी मौसी गौतमी ने उसका लालन पालन किया, इसलिए उसका गौतम नाम रख दिया, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष किसने कटवा दिया, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से संबोधित करते, शशांक ने करवा दिया। कहां का राजा था, गौड़ वंश का था। क्षेत्र पूछिए, मालवा का। अरे कल ही तो करवाया, कल नहीं तो परसों होगा, बस। चलो ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी से पढ़ते हो, मेरे कहने से कहाँ पढ़ते हो। मराठी मेरे बच्चों महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है। मराठी जो है कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अब नहीं विश्वास करूंगी भाई, मेरी बेटियों को तो मैं लगाई भी देती हूँ, और तुम बड़े हो गए, फिर मेरे कहते ना माँ बाप कहते ना बरोबर का हो गया, क्या मारू तेरे, तुम बरोबर के हो गए हो। चलो, तो मेरे बच्चों मराठी भाषा कहाँ की है, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मेरे बच्चों, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और मुंबई को पहले किस नाम से जानते थे, बॉम्बे मेरे बच्चों। किसके नाम से, बॉम्बे। मुंबई भी आज भी लिखते हैं। तो बॉम्बे क्षेत्र से 2 राज्य अलग हुए थे, कौन कौन से मेरे बच्चों, महाराष्ट्र और गुजरात। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बॉम्बे क्षेत्र से अलग होकर 2 राज्य अस्तित्व में आए थे, कौन कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात मेरे बच्चों। यहाँ लिख देते हूँ, महाराष्ट्र और गुजरात। इससे 2 क्षेत्र
अलग राज्य अस्तित्व में आए थे। तो मुंबई किसका हेडक्वार्टर है? मुंबई हेडक्वार्टर वो किसका है मेरे बच्चों? आरबीआई का। बहुत बार एग्जाम में आया है। आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई के अब जो कौन से गवर्नर चल रहे हैं, कौन से नंबर के? अभी भी कंफ्यूजिंग है, बच्चे बोल रहे हैं बीच में 25 26, तो डाउट है कहीं ना कहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। 26 है मेरे बच्चों। कौन है? कौन है? अरे 26 नंबर के हैं, है कौन? संजय मल्होत्रा। कौन है? आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर हैं, वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है। तो 25वें के कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और 25वें 24वें कौन थे? बताओ। और 23वें कौन थे? उर्जित पटेल थे। अब बीच में एक रह गया, वो मेरे को ही नहीं आता। आपको नहीं आता तो मैडम हमारा गया। बस ये मेरे पे डिपेंड हो तो यही होगा फिर, क्योंकि टीचर ने नहीं बताया तो तुम्हारा गया। तो बताना मेरे को जब याद आए। तो आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 26वें। 25वें कौन है? शक्तिकांत दास। 23वें कौन है? उर्जित पटेल। 24वां रह गया, वो तुम बताओगे। तो आरबीआई की स्थापना और बता दो मेरे बच्चों। आरबीआई की स्थापना और बता दो। बताओ रे, बहुत सारे क्वेश्चन, जितना तुम जल्दी बोलोगे मैं क्वेश्चन उतने ही देती जाऊंगी तुम्हें। कब हुई मेरे बच्चों? प्रॉपर तारीख भी बता सकते थे। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, और जो इसका एक्ट आया 1934 का एक्ट आया। ऐसे याद करने मेरे बच्चों, जैसे मैंने बताया। तो तुम्हें मैं एक पूछूं, तुम्हारे से 3 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन का तुम्हें बनेगा तुम्हारा। अब सुनो, कई बच्चों को तो यही पता नहीं मैंने लिख क्या दिया है। आरबीआई जो है मेरे बच्चों, एक्ट आया 1934 का, एक्ट पे इसकी स्थापना की। एक्ट पूछेगा तुमसे भी किस एक्ट के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो 1934 का एक्ट था, अधिनियम था। और जो है इसकी स्थापना, इसका जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई, और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1949 को हुआ। पहले क्या था मैडम? ये 1 जनवरी 1949 को। प्रॉपर डेट लिख लेना भी, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। 49 तो हाँ जी। पहले क्या एक निजी बैंक था मेरे बच्चों, प्राइवेट बैंक था, फिर बाद में इसे सेंट्रल बैंक का दर्जा मिल गया था, राष्ट्रीयकरण, सरकारी बैंक बना दिया गया। अरे समझते हो? पहले क्या था? एक प्राइवेट बैंक था, और फिर इसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है सरकारी तंत्र में ले लेना उसको। किसी चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो मान लेना सरकारी तंत्र में आ गया, और निजीकरण कर दिया तो मान लेना सरकारी से वो प्राइवेट चला गया। ठीक है। अब तो कोई नहीं ले रहा भी, सरकारें भी थोड़ी जानकार होगी, तो पहले सरकारें थोड़ी सी बोली थी, वो ये सोचती थी हमारा रोब रहे। अब उनको पता है भी जनता रोब नहीं सहते, उनके हाथ में फैसला होता है, बदल देती है, तो वो हमारी मानती है। हम जैसे बोलते हैं ना वैसे कर देती है। बाकी अंदर क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, वो तो उनका मामला है, अंदर से जो हो रहा है वो उनका, परंतु बाहर हमें दिखावे के लिए वो है हमारा मानती है। तो है मेरे बच्चों क्लियर है? अरे क्लियर है? और मुंबई को किसका शहर कहा जाता है? सपनों का शहर कहा जाता है। हरियाणा में किसको सपनों का शहर कहा गया है? सच में? अरे हरियाणा में किसको बोला गया? फरीदाबाद को सपनों का शहर। ये कहने वाले कौन थे? पहले देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा में जो सपनों का शहर कहा था वो किसको कहा था? फरीदाबाद को। और जो है भारत में कुछ सपनों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चले जाना सपने पूरे करने, वहीं करेंगे तुम्हारे सपने, तुम्हें घुमा देगी मुंबई में। दिल्ली में घूम जाओगे तुम तो, मुंबई तो दूर की बात है। चलो आगे देखो मेरे बच्चों, महाराष्ट्र से क्वेश्चन थे अभी बहुत सारे, तुम बता नहीं रहे इसलिए मैं नहीं बताती तुम्हें। चलो आगे चलते हैं, कंप्लीट कराना ना, सर वेट कर रहे हैं अगली क्लास का। असमिया भाषा, ये असम क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में बच्चों? असम क्षेत्र में। असमिया भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? असम क्षेत्र में बोली जाती है। असम की जो वो क्या है मेरे बच्चों, राजधानी क्या है? दिसपुर है। सही तो बोल रही हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ता है, बच्चे हो गए तब विश्वास तो करना पड़ेगा। चलो, क्योंकि माँ बाप क्या चाहते हैं, तो टीचर भी माँ बाप जैसा ही होता है, तो बच्चों पे विश्वास करना है, क्योंकि उन्हीं के सारी जिंदगी काटनी आगे की।
तो दिसपुर है मेरे बच्चों। असम में एक त्योहार मनाया जाता है, बहुत फेमस है, बिहू। यहाँ का जो त्योहार बहुत फेमस है मेरे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है बिहू त्योहार कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का है। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, एक राष्ट्रीय उद्यान है मेरे बच्चों, बहुत फेमस है, और मैंने बहुत बार बताया भी है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे बच्चों, असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत फेमस है, मैंने बहुत बार बताया। कोई बच्चा बताएगा? प्रसिद्ध तो है, परंतु कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मेरे बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे बच्चों। ये भी कहाँ है? असम में है। कहाँ है मेरे बच्चों? असम में है। और ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गेंडा। ये दो जगह देखने को मिलता है, एक तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक जो है वेस्ट बंगाल में। अगर तुमसे पूछ लिया असम और वेस्ट बंगाल दो क्षेत्रों में कौन सा क्या देखने को मिलता है, एक सींग वाला गेंडा देखने को मिलता है। ये मैंने पीछे तुम्हें बताया था, इसमें इसके सींग की तस्करी होती है। तस्करी समझते हो? तो उसके लिए इसमें सींग में कुछ केमिकल डाला गया ताकि उनको इफेक्ट हो। ये पीछे का करंट का क्वेश्चन था, तो ये ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चों? असम में एक मेरे बच्चों जो पेट्रोल से संबंधित है एक स्थान पड़ता है, कोई बच्चा बता सकता है? डिग कुछ है, नहीं अब नहीं आ रहा, चलो आगे करो, तुम याद आएगा मैं बता दूंगी। परंतु एक और है मेरे बच्चों, एक धरोहर शामिल की गई है। कौन से नंबर की? वेरी गुड वेरी गुड। वो अलग है, जो मैं पहले तुम्हें बोला वो अलग है, ये अलग है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। असम की जो है एक धरोहर है मेरे बच्चों, कौन सी नंबर की? 43वें नंबर की ये धरोहर शामिल की गई है। कौन सी मेरे बच्चों? मोइदम। मोइदम, ये मोइदम एक कब्रिस्तान है मेरे बच्चों। क्या है? मोइदम एक कब्रिस्तान है। मोइदम क्या एक कब्रिस्तान है। तो 43वें नंबर की धरोहर कौन सी शामिल की गई है? असम का मोइदम शामिल किया गया है, असम का मोइदम। अब 44 भी आ गई है, मराठा किले। तो इसी के साथ लिख लो, ये धरोहर मेरे बच्चों कितनी हो चुकी है? अब 44 हो चुकी है। 44 में क्या आगे? मराठा किले आगे, मराठा किले आगे। और मराठा किले कहां देखने को मिलेंगे? मराठी भाषा कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र में। तो मराठा किले भी कहां देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। ध्यान रखना, एक किला जो है मराठों का तमिलनाडु में भी है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों, मैं सोचती हूँ ये पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो याद रखना ये कितने हो चुके हैं? 44 हो चुके हैं। आगे की ओर है वो मैं नहीं बता रही भी यहाँ, क्योंकि फिर ये एक हमारी भाषा रह जाएगी। मैंने सोचा शास्त्रीय भाषा तुम्हें कंप्लीट ही करा देती हूँ। तो बंगाली वाली है, ये कहाँ बोली जाएगी फिर तो बता दो। हाँ जी, वेस्ट वाले और बंगाल जो है देश वो अलग है, उसमें भी बंगाली क्षेत्र में है। तो इधर तुम्हें ये देखने को मिल सकती है, हो सकता है असम में भी बंगाली लोग मिल जाए तुम्हें। वेस्ट बंगाल में कहाँ बंगाली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। इससे हजारों क्वेश्चन बनता है। तुम बताओ, सारे मैं नहीं लिखूंगी अब, तुम बताओ, मैं थक गई। कोलकाता की जो कोलकाता है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हुगली नदी। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? हुगली नदी। और भारत की पहली राजधानी भी कौन थी? कोलकाता थी। कौन थी? कोलकाता थी। और कोलकाता में कौन सा किला पड़ता है भी? आगे जो हम आधुनिक भारत में करेंगे जो है, अंग्रेजों ने सबसे पहले हम पूछेंगे वास्को डी गामा आया, वो केरल में आया, फिर बाद में उन्होंने कंपनी स्थापित की, वो इधर ही वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में की थी, बंगाल वाले क्षेत्र में की थी। तो वो सारी बातें हम करेंगे। कोलकाता हमारी क्या थी? पहली राजधानी थी। पहला सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ स्थापित किया गया था, पहला सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ स्थापित किया गया था। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो मेरे बच्चों, हमने तो संगम की शुरुआत की है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ये स्टैटिक जीके पढ़ दी तुम्हारी आज। तो आज हिस्ट्री में हमने क्या लगा दिया? स्टैटिक जीके की क्लास लगा दी, क्योंकि भाषा तो करानी थी। मैंने सोचा भाई तुम पढ़ते नहीं हो तो पास की बातें तुम्हें थोड़ी बता देनी थी। इसमें मैंने हजारों बातें स्किप की है, और ये तुम्हारी 50-60 एक बातें हुई होगी, ये मैंने कंप्लीट कराने की। और ये हर किसी एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वेरी गुड।
अरे चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। मैंने भारत का नाम ही नहीं लिया, मैंने सीधा ही बोला चाय उत्पादन। तो अगर भारत में पूछे कहाँ होता है, असम में होता है। तो भारत में चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम में होती है। हमारे तुम्हारे घरों में ही होती है। चलो मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये क्लास थी भी पढ़ लेना। मैंने 11 की 11 शास्त्रीय भाषा लिखा दी है और याद कर लेना। मैंने तो अपनी जी जान लगा दी भी तुम्हें बताने के लिए, और तुम कितना याद करते हो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। थैंक यू मेरे।